Hello students, in this class we are going to start a new chapter, that is reproduction in flowering plants. I just want to share one thing with you all. I am planning to deliver you lectures of botany that will help you to clear the NEET exam as well as to clear the boards exam. So I will keep this thing in mind that I have to deliver the NEET as per as board's point of view, so you can write each and everything whatever I am delivering here. These things will help you because I am touching each and every important point that will help you to solve the questions of NEET as well as the subjective questions of board. So with this we are going to start our chapter reproduction in flowering plant. First of all, I would like to share one thing with you. What is the meaning of reproduction? Reproduction, if we are going to divide this term into two things, re means again and production means to form something. If any organism is going to produce its own kind of organism, so it means that organism is reproducing. Clear? So any organism can reproduce by sexual or asexual method. If we are talking about flowering plants, so flowering plant, they reproduce by sexual method. Okay, and what is the benefit of sexual method? That is coming in front of you. So first of all, the benefit of sexual method is that sexual reproduction, sexual mode of reproduction, if we talk about this, it is due to fusion of gametes. You know very well, in sexual reproduction there is fusion of gametes, and we know gametes, they are haploid, and if gametes are haploid, so for sure they will be coming from the meiosis. I mean gametes जब बनते हैं तो meiosis होगा. क्लियर? सो मियोसिस होगा तो मियोसिस के टाइम पे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से मियोसिस होगा, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो गैमेट्स बनेंगे उनमें वेरिएशंस आएंगी. क्लियर? अब जब वो वेरिएशंस आएंगी तो उन वेरिएशंस की वजह से जो आने वाली प्रोजनी है उनमें भी वेरिएशंस आएंगी. तो इस वजह से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्रोजनी जो है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं. इस ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी होता है. बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में आ जाते हैं जो उसको सर्वाइवल एडवांटेज दिलाते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट थिंग. रिप्रोडक्शन जो है वो क्या किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है? तो हाँ, लेकिन क्या वो किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है? तो नहीं. रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है. अगर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव करना चाहता है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो चल जाएगा. लेकिन हाँ, अगर कोई स्पीशीज सर्वाइव करना चाहती है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसकी लाइफ स्मूथ चल सकती है, लेकिन अगर कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन नहीं करती है तो स्लोली स्लोली उसके ऑर्गेनिज्म कम होते चले जाएंगे. अगर उसके ऑर्गेनिज्म कम होते चले जाएंगे तो उसकी स्पीशीज खतरे में बढ़ जाएगी. तो इसीलिए अगर किसी स्पीशीज को रिप्रोडक्शन करना है, अगर किसी स्पीशीज को मेंटेन करना है, खुद को सर्वाइवल करना है, तो उसे रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन को प्रोसीड करना है तो उसे रिप्रोडक्शन करना है. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसके सर्वाइवल में किसी तरह की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. हाँ, स्पीशीज के साथ इसका उल्टा है. ठीक है, अब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल एसेक्सुअल मीन से अपने नंबर्स को बढ़ाता है. ठीक है, और वन मोर थिंग, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? Yes or no? Okay, now we are proceeding further, and here we are going to discuss about some important points about the sexual reproduction in flowering plant. First of all, I would like to tell you that there was a scientist who studied first time sexual reproduction in plant, and the name of scientist was R. Camarius. Okay, and he was the first scientist who produced hybrid. जिसने hybrid produce करे थे, he was the first scientist. नेक्स्ट बात देखते हैं. अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए, एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, आप सब लोग जानते हैं,
इसकी जो लाइफ साइकिल की स्टडी की गई तो सबसे पहले शेपर्ड पर्स के अंदर इसकी लाइफ साइकिल की स्टडी की गई, लाइफ साइकिल की स्टडी की गई। शेपर्ड पर्स जिसको आप कैप्सेला भी बोलते हैं, उनके अंदर दीज वर द फर्स्ट एंजियोस्पर्म प्लांट जिनके अंदर लाइफ साइकिल की स्टडी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फ्लावर जो है एक्चुअली व्हाट आर दी फ्लावर। फ्लावर है क्या? फ्लावर कुछ भी नहीं है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर स्पेशली इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये फ्लावर प्लांट के किस पार्ट से डेवलप हुआ है या किस पार्ट की मॉडिफिकेशन है? क्या ये रूट की मॉडिफिकेशन है, क्या ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, क्या ये लीफ की मॉडिफिकेशन है? तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक शूट की मॉडिफिकेशन है, इट इज अ कंडेंस शूट। ठीक है, जिस तरह से एक स्टेम पे नोड्स होते हैं और उन नोड्स पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ब्रांचेस लगी होती हैं, उसी तरह से एक स्टेम फ्लावर जो है उसका जो थैलेमस है वो एक कंडेंस स्टेम है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होंगी। ठीक है, एक नोड पर गाइनोशियम लगा हुआ, दूसरे पर एंड्रोशियम, तीसरे पर पेटल एंड फोर्थ पर सेपल। तो गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, सेपल, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नोड्स ऑफ अ स्टेम। और फ्लावर का जो थैलेमस है वो क्या है? वो एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है और उसके ऊपर नोड्स हैं जैसे कि एक शूट पर होते हैं और हर एक नोड पर अलग अलग वर्ल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पहला वर्ल गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल, सेपल, इस तरफ भी ऐसा ही चलेगा। ठीक है, और गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच का जो लोकेशन होगा, बीच का जो स्पेस होगा, उसको इंटरनोड बोल देंगे। आगे की बात देखते हैं, सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट वो एक ही एरिया में नहीं रहते, वो अलग अलग हैबिटेट में हमें मिलेंगे। उनको अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करके अलग अलग तरह के एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि उनके एंड प्रोडक्ट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स सही सलामत बन जाएं, अच्छे से बन जाएं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? फ्रूट्स एंड सीड्स। अगर वो अच्छे से बन जाएं, इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो अपने अंदर बहुत तरह की एडेप्टेशन करके रखते हैं। वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा तो नहीं है कि फ्लावरिंग प्लांट पर्टिकुलर एरिया में होंगे, वो वाइड स्प्रेड हैं, वो पूरी अर्थ पे अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। हाँ, अलग अलग एरियाज में हैं। जिस एरिया में वो होंगे वो अपने आप को उसी तरह से अडेप्ट कर लेंगे ताकि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स यानी कि फ्रूट्स एंड सीड आसानी से बन जाए। तो उन्होंने अपने अंदर बहुत तरह की एडेप्टेशंस को कैरी कर रखा है ताकि एंड प्रोडक्ट्स का बनना इंश्योर हो सके। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, एंजियोस्पर्म की पहचान ही फ्लावर है। इनको फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है। और एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन कर दिया ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए। बहुत मजेदार ये चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ के। एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको बहुत अच्छा फील होगा कि चुटकियों में ये चैप्टर कैसे क्लियर हो गया। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो हैं इनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू, इनके अंदर ऑर्नामेंटल वैल्यू, यानी इनको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप लोग जानते हैं फ्लावर्स को हर ओकेजन में एज अ डेकोरेटिव पार्ट यूज किया जाता है। फ्लावर को किसी को अगर आपको ऑनर करना है तो आप उनको फ्लावर का बुके देके ऑनर करते हैं। तो फ्लावर को एज अ सोशल वैल्यूज भी हैं। आप किसी टेंपल में, चर्च में, मॉस्क्यू में, गुरुद्वाराज में जाते हैं तो आप फ्लावर से वर्शिप करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू भी है, फ्लावर की कल्चरल वैल्यूज भी हैं। फ्लावर को देख करके आपको एक मतलब प्लेजर मिलता है, आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है क्योंकि दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट डिजाइंस। तो देख के एक अच्छा सा सुकून मिलता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एस्थेटिक वैल्यू। क्लियर? तो फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू है, सोशल वैल्यूज हैं, रिलीजियस वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं और एस्थेटिक वैल्यूज हैं। फ्लावर जो हैं दीज आर द एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। चमत्कार की तरह लगते हैं, इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर में इतना सब कुछ मैकेनिज्म इतने सुंदर तरीके से, मतलब वेल मैनर्ड तरीके से होता है। और वन मोर थिंग, फ्लावर्स दीज आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें फ्लावर की तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड दीज आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। क्लियर? आगे चलें, समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। ये फ्लावर का डायग्राम है,
कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। मैंने इनकी लेबलिंग को 1 बाय 1 डिस्कस करना है आपके साथ। सबसे पहले आपको दिखेगा रिसेप्टिकल और पेडिसल। जो रिसेप्टिकल है बेटा, रिसेप्टिकल इज द मॉडिफाइड शूट। देखिए कौन सा रिसेप्टिकल है, क्लियर है। रिसेप्टिकल एक मॉडिफाइड शूट है और रिसेप्टिकल जो है वो प्लांट से जुड़ा रहता है पेडिसल की हेल्प से। अब रिसेप्टिकल से जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो नीचे से सबसे पहला जो वर्ल आपको दिखेगा दैट विल बी लाइक दैट। दिस इज द ग्रीन कलर वर्ल जो कि प्रोटेक्शन करता है फ्लावर की, और इसको बोलते हैं हम क्या, सेपल। ये सेपल ग्रीन कलर का होता है। ये प्लांट को बड फॉर्म में, जब प्लांट अभी खुला ही नहीं है, प्लांट अभी बंद है, उस फॉर्म में प्लांट को प्रोटेक्ट करता है सेपल। बहुत सारे सेपल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैलिक्स। सेपल का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना प्लांट को, फ्लावर को बड स्टेज में, और ये ग्रीन कलर के होते हैं। फिर आती है सेकंड थिंग, पेटल्स। पेटल्स जो हैं कलरफुल होते हैं। पूरे फ्लावर के पेटल्स मिलकर के कोरोला बनाते हैं। और पेटल्स जो हैं बेटा ये कलरफुल होते हैं। इनका मेन पर्पस होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट यहां से पोलन ग्रेन लेके जाएं और किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर के पोलन ग्रेन को उसकी स्टिग्मा पर डाल दें, ताकि पोलिनेशन आसानी से हो सके। कलरफुल होने का भी लॉजिक है, किसी भी फ्लावर के कलरफुल होने का भी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, ताकि वो इंसेक्ट को या पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। अगर कोई फ्लावर जितना कलरफुल होगा उसके आसपास उतने ज्यादा पोलिनेटर्स होंगे। और कलरफुल किस वजह से दिखता है हमें, पेटल्स की वजह से। पेटल आर द सेकंड वर्ल प्रेजेंट ऑन अ फ्लावर। सारे के सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं। फिर तीसरे वर्ल की बात करें तो वो मिला होता है तीन चीजों से मिलकर के, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। Ovary, style and stigma, these are going to form a single thing that is pistil. And pistil is the female reproductive structure. Female reproductive structure, it carries three things: stigma, style, ovary. What is the function of stigma? Stigma जो है बेटा वहां पर पोलन ग्रेन लैंड होते हैं। स्टाइल जो पैसेज प्रोवाइड करती है पोलन ट्यूब को, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लेसेंटा की हेल्प से ओवरी से जुड़े रहते हैं। ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट, और उसके अंदर मेल गैमेट पहुंच करके उसको फर्टिलाइज करेगा, और उसको फर्टिलाइज करके वहां से फिर जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट हियर इज द फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर मिल करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टेमन। फिलामेंट और एंथर मिलकर के स्टेमन बनाते हैं। एंथर इज द स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिलामेंट एंथर को या तो रिसेप्टिकल से या फिर पेटल से जोड़ करके रखती है। एंथर और फिलामेंट को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं स्टेमन, एंड स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको मैंने 4 वर्ल बताए, पिस्टल, स्टेमन, सेपल एंड पेटल। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो अब देखते हैं फ्लावर के वर्ल्स के बारे में। फ्लावर के अंदर फ्लोरल अपेंडेजेस या फिर फ्लोरल वर्ल्स होती हैं जो रिसेप्टिकल से जुड़ी रहती हैं। तो हाउ मेनी वर्ल्स आर देयर, टोटल 4 वर्ल्स आर देयर। उनमें से 2 तो हैं एसेंशियल वर्ल एंड 2 हैं नॉन एसेंशियल वर्ल। जो नॉन एसेंशियल हैं वो स्टेराइल होती हैं। क्यों बोला जाता है उनको स्टेराइल, क्योंकि उनका कोई भी रोल गैमेट बनाने के अंदर नहीं होता। एसेंशियल वर्ल को एसेंशियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर फ्लावर के अंदर गैमेट्स नहीं बनेंगे। अब क्योंकि वो गैमेट्स बनाने में इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो फर्टाइल है। और नॉन एसेंशियल क्योंकि उनका कोई रोल गैमेट्स बनाने में नहीं है, इसका मतलब वो स्टेराइल है। क्लियर। फिर फ्लावर के जो वर्ल्स हैं वो 2 हैं, नॉन एसेंशियल जो कि स्टेराइल है, और एसेंशियल जो कि फर्टाइल है। नॉन एसेंशियल जो है बेटा उनके अंदर आपके पास 2 स्ट्रक्चर आएंगे, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेपल से, और कोरोला किससे मिलके बने होते हैं, पेटल से। आप सब लोग जानते हैं सेपल जो है ग्रीन होते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, और पेटल जो है वो कलरफुल होते हैं, ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। वन मोर थिंग, एसेंशियल वर्ल की बात करें तो इसमें एंड्रोशियम आ जाता है। बहुत सारे स्टेमन मिल जाते हैं तो हम उनको कंबाइंड फॉर्म में एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड अगर हम बात करें गाइनोशियम की, जब बहुत सारे कार्पल जुड़ जाते हैं तो हम उनको गाइनोशियम बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
क्लियर? नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। मैं आपको बता दूं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स में चेंजेस आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही फ्लावर बनने लगता है उससे पहले कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं ताकि फ्लावर बनना शुरू हो सके। फ्लावर बनने से पहले, फ्लावरिंग के इनिशिएशन से पहले प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोनल एंड कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो क्या कोस करते हैं, जिसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देन रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम जो है वो ग्रो करके फ्लोरल प्राइमोर्डिया में डेवलप हो जाता है। जब फ्लोरल प्राइमोर्डिया बन जाएगा तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया में क्या होगा, ये ग्रोथ कर जाएगा और ग्रोथ होने के बाद उस पे फ्लोरल बड्स डेवलप हो जाएंगी। अब ये फ्लोरल बड जब डेवलप हो जाएंगी तो उनमें से एंड्रोशियम और गाइनोशियम डेवलप हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसमें से फ्लावर डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए जिसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। अब रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम ग्रो कर जाता है और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाता है जिसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होती है। फ्लोरल प्राइमोर्डिया ग्रो करती है और फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाती है और फ्लोरल बड जो है फ्लावर में डेवलप हो जाती है और फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डेवलप हो जाते हैं। सो इस एट द एंड हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिटेल में विद डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, तो इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इट वॉज